सर्वे करते हैं, या तो फिर वो एरिया मेज़र कर रहे हो, वॉल्यूम मेज़र कर रहे हो, कोई स्लोप मेज़र कर रहे हो, या फिर कोई डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो, या फिर कोई एंगल मेज़र कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई छोटी या बड़ी एरर रह जाती है। वो शायद ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है, या फिर सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, या तो फिर एक्सीडेंशियल एरर हो सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी जो एरर है वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग टाइप्स है। तो ये थियरी ऑफ एरर्स का जो चैप्टर है वो स्पेशली एरर को रिमूव करने के लिए ही डेडिकेटेड है। टाइप्स ऑफ एरर के अंदर मेन 3 एरर्स है। फर्स्ट है ह्यूमन एरर, सेकंड जो एरर है वो सिस्टमेटिक एरर है, और जो तीसरी एरर है वो है एक्सीडेंशियल एरर। ह्यूमन एरर्स जो है उसे मिस्टेक्स भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ऑन साइट है और कोई रीडिंग ले रहे हैं, यानी कि कोई एंगल मेज़र कर रहे हैं या फिर कोई डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, उसके अंदर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन रीडिंग ले रहा है, यानी कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर इसके पास कोई जो है वो स्किल नहीं है, और वो जो पर्सन है वो रीडिंग ले रहा है, या फिर केयरलेसली रीडिंग ले रहा है, या फिर उसका अटेंशन नहीं, इन अटेंशनली जो है वो रीडिंग ले रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगा, मिस्टेक आएगी। तो वो टाइप की जो मिस्टेक होती है जिसके रीज़न जो होता है वो ह्यूमन होता है, तो उसको ह्यूमन एरर्स बोलते हैं, यानी कि मिस्टेक्स बोलते हैं। दूसरी जो है हमारी सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई मेजरिंग डिवाइस है वो यूज़ हम कर रहे हैं, तो जो सिस्टम है हमारी, जो हम एज ए मीडियम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेज़र टेप दिखाया गया है, तो हम मेज़रमेंट लेने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर की वजह से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती है या फिर कम होती है। तो ये जो सिस्टम है हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई एरर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। फिर तीसरी जो है वो एक्सीडेंशियल एरर है। तो मिस्टेक और सिस्टमेटिक एरर को डिडक्ट करने के बाद जो एरर बचती है वो एक्सीडेंशियल एरर होती है। ये जो एरर होती है मोस्टली हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते रीडिंग में से, क्योंकि ये जो एरर है मोस्टली ह्यूमन आइज़ के फॉल्ट की वजह से हो सकती है, या फिर कोई और वजह से हो सकती है जो हमें मालूम ही नहीं होती। तो ऐसी जो एरर्स होती है वो है एक्सीडेंशियल एरर। अब हम डेफिनेशन देखते हैं अलग अलग टाइप की। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, अ क्वांटिटी मेजर्ड इन अ फील्ड। तो वो क्वांटिटी जो है वो एंगल भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, स्लोप हो सकता है, एरिया हो सकता है, या फिर वॉल्यूम हो सकता है। कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजरमेंट लेते हैं फील्ड के ऊपर, वो क्वांटिटी जो है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। उसके अंदर भी दो टाइप है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। फिर है हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्व क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ अदर क्वांटिटीज, इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमारी जो वैल्यू है हमने ऑन फील्ड जो ली है वो वैल्यू किसी और वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारी वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। उसके बाद जो है वो कंडीशन क्वांटिटी है, इसको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। अगर जो वैल्यू है ऑब्जर्व क्वांटिटी है वो किसी और वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमने मेज़र की है वो वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल मेज़र करते हैं, तो उसका हमें कंडीशन मालूम है कि तीनों के तीनों जो एंगल है उसका टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। या फिर हम कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल हमने दो एंगल ट्रायंगल के अंदर मेज़र किए है और तीसरा एंगल है वो 180 में से डिडक्ट करके लिया है, यानी कि उसको डायरेक्टली नहीं मेज़र किया है, तो वो जो क्वांटिटी है वो बाकी के दो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो भी क्वांटिटी है वो किसी और ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो हमारी हो जाएगी कंडीशन क्वांटिटी। उसके बाद है ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज द वैल्यू विच इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स। ओके, अगर हमने कोई ऑब्जर्वेशन लिया है उसके अंदर ह्यूमन एरर है या फिर कोई सिस्टमेटिक एरर है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है, यानी कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी मिलती है जिसके अंदर कोई भी एरर नहीं होती है, उसे हम ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फिर है वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि आगे जो कई सारे डेरिवेशन है और कई सारे एग्जांपल है वो वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों सेम एंगल है। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है वो आया, उसने एक एंगल मेजर किया, इस एंगल का जो रीडिंग है उसको 120 डिग्री मिला। ओके, दूसरे दिन 5 लोग आए, सब ने एक एक करके ये जो रीडिंग मेजर किया है वो मेजर किया। एक आदमी है उसने जो रीडिंग है वो मेजर किया 119 डिग्री, दूसरे ने मेजर किया 120 डिग्री, तीसरे ने भी 120 डिग्री मेजर किया, चौथे ने 121 डिग्री मेजर किया, पांचवे ने 122 डिग्री मेजर किया।
ओके, तो उसका जो एवरेज है फॉर एग्जांपल उन्होंने निकाला, तो उन्होंने जो रीडिंग है वो एवरेज में 121 डिग्री फॉर एग्जांपल उनको मिला है। ओके, तो अब जो ये रीडिंग है वो एक ही आदमी ने लिया है, ये रीडिंग है वो एक ही 5 आदमी ने लिया है, या फिर 5 टाइम्स लिया गया है, तो और उसका एवरेज लिया गया है। तो जो ये रीडिंग है उसका वेट कितना होगा, एक ही बार रीडिंग लिया गया है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बार रीडिंग लिया है, उसके अंदर कोई एरर भी हो सकती है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये जो एक बार रीडिंग लिया गया है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी 1 ही है, तो उसे हम वेट 1 कहते हैं। तो ये एंगल है उसका, कोई उसने 120 डिग्री एंगल दिया है, तो वो 120 डिग्री है, उसका वेट कितना होगा, वेट 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल है उसको 5 बार जो है वो उसे मेजर किया गया है और उसका एवरेज लिया गया है, तो उसका जो एवरेज है वो हमें मिला है 121 डिग्री। तो उसका वेट क्या होगा, तो है नंबर ऑफ रीडिंग जितने लिए हैं उतने, वो 5 टाइम्स लिए गए हैं, यानी कि इसका वेट होगा 5 टाइम्स। अब अगर आपको कोई पूछता है कि इन दोनों में से रीडिंग कौन सा वाला सही है, क्योंकि एंगल दोनों के दोनों जो है सेम ही मेजर किए गए हैं, तो राइट हैंड साइड वाला जो एंगल है वो सही है, क्योंकि इसका जो वेट है वो 5 टाइम्स है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि एक ही बार लिया गया था और वो 5 टाइम्स लिया गया था। ओके, तो इसी तरीके से आप जो है वो वेट की वैल्यू के ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है वो ज़्यादा सही है या फिर थोड़ी सी गलत है। उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, MPV। उसके अंदर क्या है कि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज द वैल्यू विच हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू देन एनी अदर वैल्यू। तो इसको भी हम जो वेट वाला एग्जांपल लिया था उसके साथ कंपेयर करके इसकी भी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है उसमें से कौन सी वैल्यू सही है, ज़्यादा सही है, तो वो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो जिसका भी वेट ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी जिस एंगल की जो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी वो हमारे लिए हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो इनमें से राइट हैंड साइड वाला जो था उसकी जो वेट है वो 5 है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी राइट हैंड साइड वाले एंगल की। उसके बाद है ट्रू एरर। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द ट्रू एरर। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला के जैसे लिख दिया है, ट्रू एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन हमने लिया है उसके अंदर से हम जो है हमारी ट्रू वैल्यू डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी जो एरर है वो हमें ट्रू एरर मिलेगी। अब अगर हमें रेसिडुअल एरर फाइंड करनी है, तो रेसिडुअल एरर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू of a quantity and its most probable value is called residual error। तो रेसिडुअल एरर अगर हमें फाइंड करनी है, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है माइनस जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है उसको हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो हमें जो है वो मिलेगी रेसिडुअल एरर। अब है ऑब्जर्व इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रीडिंग ले रहे हैं, तो हमें मालूम है कि उसके बीच के अंदर जो भी हम दो रीडिंग लेंगे तो उसका टोटल जो है वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो लाइन है वो ऑलवेज 180 डिग्री की है। तो इससे हम कोई इक्वेशन भी बना सकते हैं ताकि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एंगल ए मेज़र किया, उसका 40 डिग्री है, बी एंगल मेज़र किया है और 140 डिग्री है, तो उसका टोटल जो है हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि 180 डिग्री है, यानी कि टोटल लाइन के जितना है, तो वो ओके है। अगर फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री है और ये 139 डिग्री है, तो इसका टोटल जो है वो 179 होगा, जो एक्चुअली 180 होना चाहिए था। तो उसके अंदर हमें मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर 1 डिग्री की एरर है। तो इसी तरीके से जो है वो हम ऑब्जर्व इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कंडीशन इक्वेशन। कंडीशन इक्वेशन इज द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन सेवरल डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये तो हम कोई जियोमेट्री वाला जो फिक्स होता है उसका कोई हम फॉर एग्जांपल ट्राइंगल का रीडिंग लेते हैं, तो प्लेन ट्राइंगल के अंदर हमें मालूम है कि जो इंटरनल तीनों के तीनों एंगल होते हैं ए बी सी, उनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने सी एंड बी मेज़र किए हैं, तो हमें मालूम है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस सी एंड बी करेंगे उसकी उतनी वैल्यू होगी, या फिर हमने तीनों मेज़र किए हैं तो उसका जो टोटल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो कंडीशन इक्वेशन की मदद से हमें मालूम पड़ सकता है कि जो हमारा सर्वे है उसके अंदर कितनी सी एरर रह गई है। उसके बाद है द लॉ ऑफ एक्सीडेंशियल एरर। यहाँ पर जो है वो एक प्रोबेबिलिटी कर्व दिखाया गया है, तो और यहाँ पे सेम कर्व ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3D में बना के रखा हुआ है। तो इस कर्व से हमें क्या मालूम पड़ता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है
तो उसके अंदर साइज ऑफ एरर दिया गया है, और वाई एक्सिस है उसके अंदर नंबर ऑफ एरर, यानी कि कितनी एरर हम करते हैं और यहाँ पर एरर की साइज कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारा जो टारगेट है वो 0 है। ओके, तो अगर हम टारगेट की ओर कोई रीडिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें 3 मीटर रीडिंग लेना है, तो उसके अंदर 0.1 की एरर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 3 मीटर की, फॉर एग्जांपल 3 मीटर के अंदर 3 मीटर की एरर है वो ऑलमोस्ट 0 जितनी है। ओके, तो जो एरर, बड़ी एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये लॉजिकल भी है कि कोई बड़ी एरर होगी तो हम विजुअली ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो है वो बहुत ही बड़ी एरर है, और जो छोटी एरर है वो विजुअली आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर है या फिर कोई सिस्टमेटिक या मिस्टेक के कारण एरर होती है, तो वो छोटी सी एरर होती है जो विजुअली या फिर मेंटली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कर्व है वो ऐसा बनाया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो छोटी सी कोई रीडिंग है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, मिस्टेक है छोटी सी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बड़ी मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। तो यहाँ पर 3D में भी यही दिया गया है कि जो छोटी मिस्टेक है उसका पीक जो है वो हायर है, फिर धीरे धीरे घटता हुआ 0 हो जाता है। ओके, तो द लॉ ऑफ एक्सीडेंशियल एरर के जो है वो 3 लॉ हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर का एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि जिसके ऊपर से जो है वो हम ऐसा चार्ट बना सकते हैं। फर्स्ट लॉ है, स्मॉल एरर्स टेंड्स टू बी मोर फ्रिक्वेंट देन द लार्ज वन, दैट इज दे आर द मोस्ट प्रोबेबल एरर। ओके, क्योंकि जो छोटी सी जो एरर है, स्मॉल एरर्स टेंड्स टू बी मोर फ्रिक्वेंट, क्योंकि छोटी छोटी जो एरर है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, बड़ी एरर है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। सेकंड वन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर ऑफ द सेम साइज हैपन विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी, दैट इज दे आर इक्वली प्रोबेबल। ओके, जो एरर है वो प्लस भी हो सकती है सेम, या फिर माइनस भी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि 3 मीटर के हम फॉर एग्जाम्पल कोई रीडिंग ले रहे थे, उसके अंदर 0.1 की एरर है तो वो प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की सही है कि प्लस में भी इतनी ही एरर हो सकती है जितनी नेगेटिव के अंदर हो सकती है। फिर जो है वो लार्ज एरर्स अकर इनफ्रिक्वेंटली एंड आर इम्पॉसिबल। लार्ज जो एरर है वो बहुत ही कम आती है, या तो फिर एकदम ही 0 जितनी होती है। तो इसके लिए हम जो है वो प्रोबेबिलिटी कर्व है वो देखते हैं, और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है एक छोटा सा वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है मैथमेटिक्स के अंदर आपको आ ही गया होगा कि प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है। तो सारे के सारे जो प्रोबेबिलिटी कर्व है वो आप देख सकते हैं, एक छोटा सा हिली एरिया जैसा है कि छोटी जो एरर होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और बड़ी एरर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। ओके, तो उसको जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, यानी कि क्रॉस चेक करने के लिए प्रोबेबिलिटी छोटी ही क्यों होती है, तो उसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक वॉल के ऊपर ऐसा बुल्स आई ड्रॉ कर दिया था, और जो मेरा टारगेट था वो सेंटर जो था वो मेरा टारगेट था, और उसके ऊपर मैंने क्या किया कि जो है वो मैं स्टोन फेंकने वाला था, कलर स्टोन, कि मैं टारगेट के ऊपर हिट करूं, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ तो एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर तो डायरेक्ट मैं हिट नहीं कर सकता, को आजू बाजू हो गए या फिर कोई ऊपर होगा, तो एरर है उसका मैं जो स्टोन हिट किया है मैंने टारगेट की ओर, उसके ऊपर से जो है वो हम ऐसा प्रोबेबिलिटी कर्व बनाने की ट्राई करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो वॉल है उसके ऊपर ऐसा जो बुल्स आई है वो ड्रॉ कर दिया था, और सेंटर के अंदर जो है वो मैंने एक टारगेट रख दिया था जिसके ऊपर मुझे जो है वो 1 बाय 1 जो है वो स्टोन हिट करने थे। ओके, तो जो स्टोन हिट करने थे उसको हिट करने के लिए जो मार्किंग हो स्टोन, हमारे जो बुल्स आई है उसके ऊपर मार्किंग हो, इसके लिए मैंने जो है वो स्टोन को कलर कर दिया था, रेड कलर कर दिया था, ताकि जितनी भी बार मैं स्टोन को वॉल के ऊपर बुल्स आई है उसके ऊपर हिट करता हूँ तो वहाँ पे एक कलर का डॉट हो जाए, ताकि मैं बाद में उसको मेज़र कर सकूँ और उसके ऊपर से मैं रीडिंग ले सकूँ, ताकि हम उसके ऊपर से 3D कर्व जो है वो बना सके। फिर मैंने क्या किया कि जो कलर स्टोन है उसको 1 बाय 1 जो है हमारी बुल्स आई है उसके ऊपर 1 बाय 1 मैंने हिट किए।
ब्लास्ट के अंदर जो सारे के सारे जो हिट थे सेंटर की नज़दीक और टोटल बुल्स आई के अंदर जो भी हिट थे, डॉट्स थे जो रेड डॉट, उनको मेज़र करके मैंने एक रीडिंग ले लिया ताकि मैं उसके ऊपर से 3D कर्व बना सकूँ, प्रोबेबिलिटी कर्व जो है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो एरर्स है यानी कि जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट, मैंने टारगेट के ऑलमोस्ट नज़दीक ही हिट किया है। तो छोटी-छोटी जो एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जो बड़ी एरर है वो बहुत ही कम है इस रीडिंग के अंदर। अब इसके ऊपर से जो है वो हम 3D कर्व बनाएंगे। जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी का कर्व देखा था 3D में प्रोबेबल एरर के लिए, तो यहाँ पर वो मैंने कर्व 3D में दिखाया है। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया था, एक बुल्स आई जो है वो वॉल के ऊपर ड्रॉ की थी। तो सेम बुल्स आई मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी और जितने भी मैंने हिट मारे थे स्टोन के, तो उसका जो है मार्किंग वो मैंने डिस्टेंस मेज़र कर लिया था। तो उसके ऊपर से मैंने क्या किया कि जो डिस्टेंस जहाँ जहाँ पर भी हिट थे स्टोन के, उसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो टोटल ओवरऑल जैसे हम कंटूर में करते हैं वैसे ही मैंने ओवरऑल जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 10 ले लिया था। ओके, तो 10 ले लिया है। तो उसके अंदर से जो डिस्टेंस है ओवरऑल, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टोन हिट किया है, तो जो यहाँ से डिस्टेंस है वो मैंने 10 से डिडक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल आया है, तो 10 - 1 सेंटीमीटर यानी 9.99 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो ऐसे जो डिस्टेंस है ज़्यादा होगा डिस्टेंस, तो वो लाइन ऐसे शॉर्ट होती जाएगी। ओके, तो जो सारे के सारे जो हीट है उसको मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हीट मारा था, तो वो शायद 7 मीटर यानी 7 सेंटीमीटर जितना था फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको 10 में से डिडक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मेरा जो रीडिंग है वो 7 जितना आएगा। ओके, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जितना भी दूर होगा उतनी लाइन छोटी होती जाएगी। तो हम साइड में से देखेंगे तो जो हमने प्रोबेबिलिटी कर्व देखा था ऐसा ही यहाँ पे एक कर्व जैसा बन रहा है। ओके, तो जो एक्चुअली हमने प्रैक्टिकल किया था स्टोन के लिए, तो ये सारी की सारी जो लाइन है उसका मैं एक कंटूर बनाऊंगा ताकि जो ऐसा कर्व है ऐसा हम एक बना सकें। तो इसके लिए मैंने जो है वो सबसे पहले तो ये ड्राइंग था जो हमने रेफरेंस के लिए लिया था वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ओके, और फिर जो बुल्स आई की रेफरेंस लाइन थी सारी की सारी वो भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऐसी सिंपल सी लाइन बचेगी। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा, कंटूर बनाने के लिए यानी कि 3D कर्व बनाने के लिए इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँगा। ओके, ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे ऐसा एक आप देख सकते हैं 3D में ऐसा एक लाइन वाला शेप दिखेगा। अगर आप इसको साइड में से देखेगा तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा ही दिखेगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जो सारे के सारी रेफरेंस लाइन थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन्स है जो मैंने स्टोन से हिट की थी, वही की वही सारी की सारी लाइन। अब इसको मुझे सिंपली कंटूर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये स्केचअप सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर टूल आता ही है सैंड टूल नाम का, तो उसका यूज़ करके हम इजीली जो है वो कंटूर बना सकते हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी कर्व बनाने के लिए इसका यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो लाइन बन गई है। ओके, तो ये जो प्रोबेबिलिटी कर्व है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी कर्व और जो हमारा ओरिजिनल कर्व था उस दोनों के बीच में आप जो है वो सेम ही शेप है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ छोटी सी एरर है यानी वो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा हीट था जो मैंने स्टोन से हीट किया था वो जितना भी नज़दीक होगा यानी कि छोटी सी एरर रह गई होगी तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है और बड़ी सी एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो ऐसे आप इसका शेप देख सकते हैं। इस ओर हम प्लस ले लेते हैं और इस ओर हम जो है वो माइनस ले लेते हैं, तो हमारा जो है ये प्रोबेबिलिटी कर्व बन जाएगा। तो इस दोनों के बीच का अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंस देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी कर्व है मिडल के अंदर जो है वो हायर पिक में है, तो ये भी है सेम और दोनों की ओर जो है वो प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो बड़ी जो एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है, यानी कि जो मैं स्टोन से हिट कर रहा था तो टारगेट से ज़्यादा नज़दीक था, यानी कि एरर छोटी थी। बड़ी एरर है वो बहुत ही कम थी, यानी कि मैंने जो स्टोन हिट किया है वो बहुत ही दूर जाके नहीं लगा था, बहुत ही पास में ही सारे के सारे लगे थे। तो प्रोबेबिलिटी जो है एरर की वो छोटी से छोटी सी, बड़ी एरर बहुत ही कम थी। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो भी यही कहता है कि जो छोटी प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है और बड़ी प्रोबेबिलिटी है वो निग्लिजिबल या तो फिर इम्पॉसिबल होती है। अब हम प्रोबेबल एरर जो है उसके जो अलग अलग फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला है वो
ई एस इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट ऑफ टोटल ऑफ वी स्क्वेयर डिवाइड बाई n-1। जो ई एस जो हमारा है वो है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। एक ही अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसके अंदर कितनी एरर है वो फाइंड करनी है। तो वी स्क्वेयर जो है वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ द सीरीज, और जो n है वो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं वो है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो हमारा प्रोबेबल एरर है उसके अंदर का जो ए पोर्शन है वही हमारा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट टोटल ऑफ वी स्क्वेयर डिवाइड बाई n-1। अब वेरियंस अगर हमें फाइंड करना है ओके, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसका स्क्वायर ले लेते हैं तो वेरिएंस का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है वो दोनों के दोनों सेम है। उसके बाद जो है वो प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन, उसे हम EM से दिखाएंगे ओके। तो EM इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट टोटल ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू n-1 ओके। तो प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन अगर हमें फाइंड करना है मीन वैल्यू, तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके साथ n आ जाएगा। अगर हम इसे दूसरी तरीके से लिखना चाहते हैं तो हमारा जो प्रोबेबल एरर है ES डिवाइड बाई अंडर रूट n हम करते हैं तो हमें डायरेक्टली जो प्रोबेबल एरर ऑफ मीन है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो प्रोबेबल एरर ऑफ सम। तो जो हम अलग अलग इंडिविजुअल की एरर फाइंड करते हैं E1 E2 E3, उन सारे के सारे का जो स्क्वायर करके टोटल करके अंडर रूट ले लेते हैं तो जो हमें मिलेगा वो है प्रोबेबल एरर ऑफ अ सम ओके। नेक्स्ट जो है वो है मीन स्क्वायर एरर MSE। अगर वो हमें फाइंड करना है तो प्लस और माइनस अंडर रूट डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ द सीरीज जो है सिंगल ऑब्जर्वेशन का उसका, यानी कि V उसका स्क्वायर करना है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर करके अंडर रूट n करना है। नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन हो वो सारे के सारे है उसको अंडर रूट में ले लेना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएंस है तो हमारा MSE प्लस और माइनस अंडर रूट EV स्क्वायर डिवाइड बाई n।